हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज का टॉपिक, पिछले वीडियो में मैंने कार्य ऊर्जा और शक्ति का पार्ट 1 देखा था। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं कार्य ऊर्जा और शक्ति का पार्ट 2, जिसमें हम आज देखेंगे स्थितिज ऊर्जा की निर्भरता और इसके उदाहरण, कहां से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण, जैसे कि लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, अगर कोई बल्ब जल रही है तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रही है। तो इस पर आधारित प्रश्न हर परीक्षा में मिल ही जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आज हम देखेंगे और साथ ही शक्ति, इसका मात्रक, ठीक है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्या पूछे जाते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा की निर्भरता। पिछली वीडियो में हमने गतिज ऊर्जा किन किन चीजों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग के वर्ग पर निर्भर करता है, इन बातों की चर्चा की थी। आज देखिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। अब यहाँ ध्यान देंगे m क्या है, द्रव्यमान है, और h क्या है, ऊंचाई। तो आप सीधे तौर पर ध्यान रखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करती है और ऊंचाई पर निर्भर करती है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक तल है और कोई वस्तु यहाँ पर है, इसका द्रव्यमान 1 kg है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई यहाँ से 2 मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है, 2 मीटर। अब एक और वस्तु लेते हैं जिसकी ऊंचाई मात्र 1 मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1 मीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है। मान लेते हैं कि 5 kg है, ठीक। अब दोनों की स्थितिज ऊर्जा देखिए, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh, जहां g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को मान लेते हैं 10। तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो 2 गुने 1, जो कि द्रव्यमान 1 kg, तो 1, ऊंचाई कितना, 2 मीटर, तो 2, और g कितना ले रहे हैं हम, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 10 कितना आया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। लेकिन वहीं हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, तो m कितना है, 5 kg, ऊंचाई कितनी है, या g का मान कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h का मान कितना है, 1 मीटर, गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 50। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इसकी मात्रा देखी जाए तो इसका द्रव्यमान ज्यादा था तो ऊर्जा का मान क्या हुआ, ज्यादा। तो यहाँ ध्यान देंगे हम कि द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करती है क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो निर्भरता की बात हो गई। अब अगला चीज हम देखते हैं उदाहरण। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण क्या है, तो उठाए गए हथौड़े में कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसमें ऊंचाई होती है और धरती अपनी ओर खींचता है उसको, तो इस कारण से उसमें बल मतलब कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसमें जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। बांध के जल में, बांध का जल क्या होता है, रुका हुआ होता है, स्थित होता है, स्थिर होता है, तो बांध के जल में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। जबकि नदी के बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होगी, तो वहां गतिज ऊर्जा हो जाएगी। फिर अगर आप बात करते हैं धनुष, अगर हम धनुष को देखते हैं, ठीक, तो धनुष में जो कमानी होता है, ठीक है, तो धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, ऐसे तीर लगा हुआ है। आप ध्यान देंगे कि तीर जैसे धनुष अपने आकार में परिवर्तन लाता है, उसके बाद इसको आगे की ओर धकेल देता है, तो धनुष में स्थितिज ऊर्जा है, जबकि तीर में क्या है, तीर में, चलते हुए तीर में गतिज ऊर्जा, जबकि धनुष में स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि यह तो स्थिर रहता है ना। चाबी जो मतलब चाबी वाली जो घड़ी होती है, ठीक है, वो स्प्रिंग उसके अंदर लगा होता है, तो वहां ध्यान देंगे कि चाबी वाली घड़ी में संचित ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, ये सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो जो भी उदाहरण मैंने अभी बताए हैं उन सबको आप नोट कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या अंतर होता है। तो कल हम आपको बताए थे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है, इन दोनों का योगफल यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है, ये दोनों एक तरह की यांत्रिक ऊर्जा ही है, और इन दोनों को जोड़ने पर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। याद रखिए गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में, नोट करेंगे इसको, अगर आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं तो इसको नोट करें, अगर आप अपर हैं, कंपटीशन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको समझेंगे केवल। गतिज ऊर्जा क्या होता है कि गतिज ऊर्जा में गति के कारण
कार्य करने की क्षमता होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा में उसकी स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि गतिज ऊर्जा जो है वह किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वेग के वर्ग पर निर्भर करता है, वेग के वर्ग पर निर्भर करता है। जबकि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ऊंचाई पर और द्रव्यमान पर। ठीक है, तो यहाँ ऊंचाई पर निर्भर करता है स्थितिज ऊर्जा की, जबकि यहाँ वेग के वर्ग पर निर्भरता है, वेग के स्क्वायर पर निर्भरता है इसकी, मतलब इस पर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों का मात्रक समान, दोनों का मात्रक क्या होगा, समान होगा। गतिज ऊर्जा को संचित नहीं किया जा सकता है, गतिज ऊर्जा को संचित नहीं किया जा सकता, इस बात को आप याद रखेंगे। जबकि स्थितिज ऊर्जा को संचित रखा जा सकता है, जैसे कि आप घड़ी में जब चाबी दे देते हैं तो कुछ दिनों तक चलती रहती है घड़ी, या कुछ घंटों तक चलती रहती है घड़ी। क्यों? क्योंकि हमने जो उसकी चाबी ऐंठी थी उससे उसमें ऊर्जा संचित हो गई, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चाबी वाली घड़ी में मैंने क्या बताया, स्थितिज ऊर्जा, तो वो संचित हो गई ऊर्जा, अर्थात संचित रह सकती है कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो आप स्थितिज ऊर्जा को संचित रख सकते हैं लेकिन गतिज ऊर्जा को संचित नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप, हम ध्यान देते हैं कि एक तीर आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, और किसी पदार्थ को या किसी वस्तु में छेद कर देती है बल लगा करके, वहां पर छेद करने का कार्य होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या वह स्थिर रह करके हो सकता है या उसको संचित रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा को संचित रखा जा सकता है, गतिज ऊर्जा को संचित नहीं रखा जा सकता है। अगला, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो तुलनात्मक होती है, उसकी तुलना कर सकते हैं हम, अपेक्षा कर सकते हैं, मतलब उपेक्षात्मक होती है, जबकि ये उपेक्षात्मक नहीं होता है गतिज ऊर्जा। तो इन बातों के बाद अब आगे हम आइए, इन दोनों पॉइंट्स को समझ चुके हैं, अब आगे हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा पढ़ रहे हैं तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, लेकिन एक चीज किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो देखिए ऊर्जा रूपांतरण समझते हैं हम। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण अनेक युक्तियों द्वारा, अनेक पदार्थों द्वारा अलग अलग तरीके से होता है, पर वो यहाँ हम उन पदार्थों के बारे में देखते हैं जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं पहले, चलिए हम देखते हैं कि बल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो बल देख रहे हैं आप कि बल क्या करता है कि, ध्यान से समझेंगे इसको, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बल विद्युत ऊर्जा लेता है, कौन सी ऊर्जा लेता है, विद्युत ऊर्जा लेता है, और कौन सी ऊर्जा देता है, तो प्रकाश ऊर्जा देता है। क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा देता है, और साथ में थोड़ा सा ताप भी देता है। इन बातों को समझेंगे, बल्ब जब जलता है तो गर्म भी होता है, तो गर्मी भी देती है, यह गर्मी भी देता है और प्रकाश भी देता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यह विद्युत ऊर्जा लेता है, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को ताप और प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, अगला है माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। इस दोनों को एक साथ समझते हैं हम। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से तार मशीन में गया और मशीन से फिर तार गया लाउड स्पीकर के पास, सपोज करते हैं। ठीक, तो माइक क्या कर रहा है कि ध्वनि ले रहा है, क्या ले रहा है, ध्वनि को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और उसको तार के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है, और यह क्या कर रहा है कि तार से क्या जाता है, विद्युत जाती है ना, तो ये विद्युत ले रहा है। यहां क्या हुआ, विद्युत आया, इस माइक ने क्या किया कि
ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। अब ये विद्युत ऊर्जा लेकर के फिर क्या देता है, ध्वनि देता है ना। तो यहां से सीधा आप समझिए कि माइक्रोफोन या माइक जो है यह ध्वनि ऊर्जा लेता है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और लाउड स्पीकर जो है वो तार के माध्यम से विद्युत ऊर्जा के रूप में लिया और किस रूप में बाहर छोड़ रहा है, ध्वनि के रूप में। तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को, इसको मिटा दे रहे हैं, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सॉरी ध्वनि ऊर्जा में। क्लियर। अब आगे देखते हैं मोमबत्ती जलती है। मोमबत्ती क्या होती है, जल रही है। किसी पदार्थ का जलना क्या है, दहन है, ठीक है। और दहन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो वहां भी हमको प्रकाश और ऊष्मा मिल रहा है। तो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है, तो प्रकाश और ताप ऊर्जा, या प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। अगला है सोलर सेल। तो सोलर सेल आपने देखा है कि सोलर सेल क्या करता है, तो प्रकाश लेता है, सूर्य से प्रकाश लेता है, सूर्य से प्रकाश लेकर के उसको विद्युत में बदल देता है। तो सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको सौर ऊर्जा कहेंगे। तो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में, को विद्युत ऊर्जा में। क्लियर। आगे देखिए बैटरी किस ऊर्जा में बदलती है, तो बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया होकर के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवागमन एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाता है और चार्ज बन जाते हैं एक तरफ, और फिर जब किसी यंत्र से हम जोड़ते हैं तो फिर वो फ्लो होता है दूसरी तरफ से। तो इस तरह से बैटरी जो है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब उसके पास कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में। वो रासायनिक अभिक्रिया क्या देता है, करंट दे रहा है ना, विद्युत धारा दे रही है, तो विद्युत ऊर्जा में लिखेंगे इसको। बल्ब 2 बार लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं है। मोटर जो पंखों में लगा होता है वो क्या करता है कि विद्युत धारा लेता है और तब घूमता है। तो घूमना क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा लेता है और उसको किस ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अब हम और देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ अगला हम देखते हैं डायनेमो। क्या है, डायनेमो। तो डायनेमो क्या होता है, डायनेमो जब घूमता है, जब उसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तब वह विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। डायनेमो जब घूमता है तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण फास्ट लिखने में थोड़ा सा आपको हो सकता है साफ ना दिखे। प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश से ऊर्जा ली जाती है पौधे द्वारा, ठीक है। और पौधे उस ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को लेकर के तब रासायनिक प्रतिक्रिया करके रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को इसमें क्या परिवर्तित होता है, प्रकाश ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा, यहां भी सूर्य से प्रकाश लेकर के ना, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। वो जो भोजन बनाते हैं पौधे, वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज रासायनिक पदार्थ है। तो किस पदार्थ का निर्माण हो रहा है,
रासायनिक पदार्थ का, तो रासायनिक ऊर्जा बन रही है ना, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ये था ऊर्जा का रूपांतरण, अर्थात यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि ऊर्जा का हम रूपांतरण कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, उसको मतलब कि निर्माण नहीं कर सकते ऊर्जा का, और न उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा एक विशेष टॉपिक है शक्ति, और यहाँ से हम पढ़ेंगे इसको। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा तो आपके पास है ही कि आप नोट कर सकते हैं वीडियो रोक करके। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे शक्ति पर। शक्ति क्या है? तो प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या है? शक्ति कहलाता है। ठीक है, मतलब कि शक्ति जो है वो कार्य का समय दर है। शक्ति क्या है? कार्य का समय दर है। देखिए परिभाषा देखते हैं हम, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति को इंग्लिश में पावर, संकेत क्या होता है? तो संकेत होता है P, कैपिटल P। क्या होता है? कैपिटल P। मतलब कि अगर W कार्य को करने में T समय लगता है तो शक्ति बराबर P से सूचित कर रहे हैं ना, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय, मतलब कि W बटा T। W बटा T, तो P बराबर W बटा T, जहाँ W क्या है? कार्य है, और T क्या है? समय है। ठीक है, तो शक्ति जो है वो कार्य की समय दर है। क्या है? कार्य की समय दर है। इस बात को समझने के बाद आइए हम यहाँ पर देखते हैं इसकी निर्भरता, या पहले देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। एक चीज और ध्यान देंगे, कार्य अदिश समय अदिश, तो शक्ति भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। याद रखेंगे इस बात को कि शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मात्रक देखते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति के मात्रक के बारे में हम अगर देखें तो कार्य का मात्रक बटा समय का मात्रक ही तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड क्या हो गया? शक्ति का मात्रक। लेकिन शक्ति का एक विशेष मात्रक रखा जाता है। जेम्स वाट एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सम्मान में शक्ति का मात्रक वाट कहा जाता है। शक्ति के मात्रक क्या कहा जाता है? वाट। तो हम जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। और संकेत क्या होता है? सूचित किससे करते हैं? तो कैपिटल W से। किसे? कैपिटल W से वाट को सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड को 1 वाट भी कह सकते हैं, क्योंकि जूल प्रति सेकेंड मतलब ही तो वाट है। क्लियर? अब देखिए यहां से एक चीज और बन सकता है, यहां से एक चीज और कर सकते हैं। 1 जूल बराबर, ये सेकेंड कहाँ है? बटा में उधर जाएगा तो 1 वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड। तो वाट सेकेंड जो होगा, वाट सेकेंड जो होगा वो जूल के बराबर है। ठीक है, तो अगर आपसे कहे वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का, जबकि वाट सेकेंड किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। तो वाट सेकेंड भी किसका मात्रक हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा का। और इस पर फंसाया जाता है आपसे, आपने देखा कि जूल होता है कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक, वाट होता है शक्ति का मात्रक, लेकिन वाट सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा? तो वाट सेकेंड भी तो जूल के बराबर हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान दे लेंगे कि वाट सेकेंड किसका मात्रक है? शक्ति का, मतलब जूल के बराबर है तो कार्य का या ऊर्जा का मात्रक है वाट सेकेंड। अब चलिए इसके मात्रक पर बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब आगे जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स बनते हैं या फिर परीक्षाओं में जो इससे प्रश्न बनते हैं उसको हम देखते हैं।
यहां से हम ध्यान देंगे कि हमने देखा कि वाट सेकेंड कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। एक चीज और हम कह सकते हैं, इसको वाट सेकेंड को हम जूल भी कहते हैं। जूल भी किसका मात्रक है? कार्य ऊर्जा का मात्रक। मतलब कि जूल या वाट सेकेंड ये दोनों किसका है? कार्य और ऊर्जा का। और वाट, किलोवाट, मेगावाट, यहां पर देखिए केवल उपसर्ग लगा है ना, आगे से किलो लगा है, मेगा लगा है, ये उपसर्ग लगा है केवल प्रीफिक्स, तो इससे मात्रक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमेशा किसका मात्रक रहेगा? शक्ति का। याद रखेंगे कि वाट रहे, किलोवाट रहे या मेगावाट रहे, इसमें फंसाया जाता है कि मेगावाट किसका मात्रक है, किलोवाट किसका मात्रक है। तो वहां पर हम ध्यान देंगे कि किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको मजा आएगा बनाने में कि हाँ आप जानते हैं, आप कोई जान रहा है, बहुत सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन आप भी जान रहे हैं उसमें। चलिए, तो इस तरह से हमने ये मात्रक देखे। अब देखते हैं हम कि ऊर्जा का एक और व्यावसायिक मात्रक होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट बच रहा है कि शक्ति हम किसी मशीन का देखें, शक्ति के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है, जिससे आपका मतलब बेसिक पॉइंट क्लियर होगा। जब सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आप वहां बनाएंगे। शक्ति जो है वह, उसकी निर्भरता किस किस चीज पर होती है? तो कार्य पर। कहाँ आप देख रहे हैं, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। मतलब कि कार्य ज्यादा होगा तो शक्ति अधिक है, अधिक शक्ति है तो कार्य ज्यादा होगा, ठीक है। समय कम लगेगा, अगर समय कम लग रहा है मतलब शक्ति ज्यादा है, क्योंकि ये बटा में इसके उल्टा है। तो अगर समय ज्यादा लग रहा है अर्थात शक्ति कम है, और समय कम लग रहा है मतलब शक्ति ज्यादा है। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 जूल कार्य करने के लिए 2 सेकंड लगा, तो यहाँ कितना कार्य, कितनी शक्ति है इसके पास? तो 5 वाट। कितनी शक्ति? 5 वाट। और वही 10 जूल कार्य करने में अगर 5 सेकंड लगते हैं तब क्या हो जाएगा? 2 वाट आ रहा है। मतलब समय अगर ज्यादा लिया जा रहा है तो क्या हो रहा है? समय अगर ज्यादा लिया जा रहा है तो क्षमता क्या हो रही है? शक्ति क्या हो रही है? घट रही है। तो सीधा आप समझ लीजिए कि कार्य जो है शक्ति के सीधे समानुपात में है, मतलब सीधे निर्भर करता है। शक्ति अधिक है तो कार्य अधिक होगा, समय कम लगेगा। अगर शक्ति कम है तो समय अधिक लगेगा, कार्य कम होगा, ठीक है। इन बातों की को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, इस पर चर्चा करते हैं। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऐसे तो हम अगर छोटे छोटे मात्रकों में देखें तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन बड़े बड़े मशीनों के लिए अगर हम देखें, अगर वो कितना ऊर्जा है उसके पास, किसी मशीन के पास कितना ऊर्जा है ज्यादा, ठीक है, इन सब चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जो है वो किसमें लेते हैं? किलोवाट घंटा में। किसमें लेते हैं? किलोवाट घंटा में। तो चलिए देखते हैं कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। जो हमारे घरों में जो ऊर्जा उपयोग होती है, बिजली वाली ऊर्जा जो उपयोग होती है, उसको हम किसमें? यूनिट में मापते हैं ना। तो वह जो 1 यूनिट है वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। अब देखिए, इस 1 किलोवाट ये किसका मात्रक हमने बताया? ऊर्जा का ही व्यावसायिक मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल भी है, तो इसको जूल में बदल करके काफी बार प्रश्न पूछे गए, तो इसको जूल में बदलते हैं। 1 किलो वाट और घंटा। चलिए यहां पर हम देखेंगे कि इसको हमको किस में बदलना है? जूल में। तो 1 किलो का अर्थ क्या होता है? किलो का अर्थ होता है 1000 गुने। आवर का क्या होता है? तो आवर को अगर सेकेंड में बदल देते हैं, आवर को किस में बदल देते हैं? सेकेंड में। तो आवर को सेकेंड में बदलिएगा तो किस में बदल जाएगा? 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड, और वाट तो वाट है ही, तो वाट और सेकेंड रह रहा है, वाट और सेकेंड रह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600, 36 पर 1 2 3 4 5 0। इसको वैज्ञानिक पद्धति में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.6 गुने 10 की पावर 6 वाट सेकेंड।
और आपने पहले थोड़ी देर पहले देखा कि वाट सेकेंड किसके बराबर है, जूल के बराबर। तो वाट सेकेंड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, यह भी पूछा जाता है आपसे। कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि 1 मेगावाट घंटा बराबर क्या होगा। तो किलो का अर्थ होता है, किलो दिया हुआ है स्मॉल के, मतलब 1000 या 10 के पावर 3। ठीक है, लेकिन अगर मेगा दे दे कैपिटल एम तो हो जाता है 10 के पावर 6। तो आप यहाँ पर 3 शून्य और बढ़ा सकते हैं, मतलब कि 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि 1 मेगावाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 9 जूल। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ ये व्यावसायिक मात्रक है। एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने घर में यूज होने वाले बल्बों और पंखों के बिजली बिल को निकाल सकते हैं खुद से, कि कितना यूनिट हम खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आधारित भी प्रश्न बनते हैं न्यूमेरिकल में। तो अगला वीडियो में मैं इस पर आधारित 10 न्यूमेरिकल लूंगा जो ग्रुप डी में पूछे गए किताब से ही लूंगा। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका न्यूमेरिकल जो है क्लियर हो जाए। चाहे आप क्लास 9 के बच्चे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों के लिए वह वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे बढ़ने लगेंगे उसके बाद। क्योंकि मैं ऐसे न्यूमेरिकल लूंगा जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, या बेहतर है जो उस न्यूमेरिकल के बना लेने के बाद आपसे और न्यूमेरिकल बन जाएंगे आसानी से। तो धन्यवाद।